दोस्तों, आरएस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध व भारतीय विदेश नीति में जो भारतीय विदेश नीति के उद्विकास यानी ओरिजिन, फिर भारत की विदेश नीति का आपके विकास किस तरीके से हुआ, उसके विभिन्न चरण और भारतीय विदेश नीति के जो आधारभूत तत्व है उनकी जो बात है इस क्लास में करेंगे। विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि कोई भी देश अपनी विदेश नीति को किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाता है, ये सारी बातें आज की क्लास में होगी। आरएस मेंस के हिसाब से ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस बार मेंस दे रहे हैं आपके, उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो जब हम बात करते हैं भारतीय विदेश नीति की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। देखो, एक तरफ तो अंग्रेज थे, भारत में ब्रिटिश सरकार थी स्वतंत्रता से पहले। ब्रिटिश सरकार ने कुछ अपने मंत्रालय वगैरह की स्थापना की थी, जैसे हमारा विदेश मंत्रालय 1946 में बना था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। लेकिन आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश सरकार की विदेश नीति थी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ उद्विकास में आपको ये ध्यान रखना है कि आज़ादी से पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की विदेश नीति क्या थी, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा उस समय आपके राष्ट्रवादी दल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने अपनी विदेश नीति का विकास किस प्रकार किया, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। फिर आज़ादी के बाद आपके विदेश नीति का जो विभिन्न चरण थे, विभिन्न प्रधानमंत्रियों के समय किस तरीके से विकसित हुई और वर्तमान में किस तरीके से है ये चीज़, और आपके निर्धारक तत्व यानी डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी बात करें हम क्लास की, तो सबसे पहले भारतीय विदेश नीति के उद्विकास और निर्धारक तत्वों की बात आती है। तो देखो, जो विदेश नीति का उद्विकास है, ठीक है ना, तो ये हम 47 से पहले की अपन बात करें तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1885 में, तो उसमें भी सबसे पहले आपकी विदेश नीति से संबंधित एक ड्राफ्ट पेश किया गया। ड्राफ्ट का मतलब ये था कि अस्पष्ट चीज़ें थी, क्योंकि उस समय लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे और उन्होंने जो है आपकी आंग्ल म्यांमार युद्ध लड़ा, तीसरा। तो जब आंग्ल बर्मा तीसरा युद्ध हुआ तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस युद्ध की आलोचना की। कांग्रेस का ये कहना था कि भारत को, भारतीय जनता को इस युद्ध में बिना मतलब के घसीटा जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध में लगभग पूरे बर्मा पे जो है आपके अंग्रेजों का अधिकार हो गया और 1935 के अधिनियम में उसको भारत से अलग किया गया। तब तक जो है ये अधिकार बना रहा, ये एक तरह से भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन बर्मा रहा आपके, ठीक है। तो ये अपर बर्मा पे अधिकार की बात थी आपके 1885 की, तो उस समय की अपन बात करते हैं। फिर इसी तरीके से जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल बन के आए तो उन्होंने यज्ञ हस्बैंड को भेजा था तिब्बत अभियान में, आप सभी ने पढ़ा है। और तिब्बत अभियान का भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस का ये कहना था, चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, दूसरे विश्व युद्ध में तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे गांधी जी ने विरोध किया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू किया था। पहले विश्व युद्ध में जो है कुछ हद तक सहयोग की नीति इसलिए रही थी क्योंकि उस समय कांग्रेस में नरम पंथियों का जो है वो दबदबा था आपके, और अंग्रेज जो थे वो आपके एक तरीके से उन ताकतों से लड़ रहे थे जो कि आपके मित्र राष्ट्रों के या जो अंतर्राष्ट्रीय हित थे उसके खिलाफ थी। तो इस वजह से थोड़ा बहुत गांधी जी के द्वारा और समर्थन की बात मिलती है। कांग्रेस का जो रवैया था वो भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं था पहले विश्व युद्ध में, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस ने बिल्कुल पूरा विरोध जो है वो आपके किया था। तो इसी तरीके से पहले आपके बर्मा युद्ध और तिब्बत अभियान का भी विरोध किया गया। फिर कांग्रेस के जो प्रस्ताव हम देखते हैं, तो पहले विश्व युद्ध के बाद कांग्रेस द्वारा अधिक रुचि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ली गई, क्योंकि उस समय गांधी जी तो जो थे वो आपके कांग्रेस से जुड़े और एक जन आंदोलन के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित किया। तो अब कांग्रेस की रुचि हर मामलों में देखी जा सकती है, क्योंकि उस समय सोवियत संघ में समाजवाद उभर कर सामने आया, आपके स्टालिन जो थे उनकी सरकार बनी, तो एक तरीके से हमारी रुचि उधर भी उन मामलों में भी बढ़ने लगी आपके। 1920 में आयरलैंड वासियों को समर्थन किया जो कि ब्रिटेन से आपकी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। और 1923 में जब दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, मौलाना अबुल कलाम आप सभी जानते हो, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की और वो सबसे युवा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय बने आपके 35 वर्ष की आयु में। तो इस अधिवेशन में एक तरीके से कांग्रेस ने पहला प्रस्ताव जो था वो आपके पारित किया। और इस प्रस्ताव में क्या बात थी, इसमें यह थी कि भारत अपने पड़ोसियों तथा अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने को इच्छुक है। भारत मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे अपने को भारत का प्रतिनिधि मानती थी, उस दृष्टिकोण से ये आपके स्टेटमेंट दिया गया।
फिर विदेश विभाग की स्थापना 1928 में, कई जगह 1934 भी मिलता है आपके इग्नू के नोट्स वगैरह में, ठीक है ना। आपको 1928 ध्यान रखना है। 1928 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष बने थे, और उन्होंने जो है आपके नेहरू रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत की थी, तो उसी समय की बात है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपके विदेश विभाग के अध्यक्ष बनाए गए, ये विभाग बनाया गया और उसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू बने, जबकि उस समय अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू थे। 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो विदेश नीति बनाने व संचालन में स्वतंत्र नीति की बात कही गई, और इसी का परिणाम था कि जब सितंबर में आपके, इससे पहले हमला हो चुका था पोलैंड पर आपके जर्मनी के द्वारा और विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, तो कांग्रेस ने जो है इसका विरोध करना जारी रखा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपन यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें भी यही कहा गया कि हम ब्रिटिश सरकार के दबाव में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई भी भागीदारी नहीं करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने लायक चीज़ है। फिर दूसरे विश्व युद्ध का विरोध मैंने बताया था ये आपको, कि दूसरे विश्व युद्ध का भारत ने विरोध किया और भारत ने विश्व शांति में रुचि दिखानी शुरू की। इसी समय आपके 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बनकर सामने आया, और भारत के जो प्रतिनिधि थे रामास्वामी मुदलियार, उन्होंने यूएन चार्टर पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए, यानी कि हम आज़ाद होने से पहले ही संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पोलैंड सहित इस समय 51 यूएन के जो है आपके फाउंडर मेंबर थे, और भारत भी उन 51 सदस्यों में से एक था, जिसका प्रावधान संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 3 में आपके मिलता है। तो ये बातें अपने को यहाँ ध्यान रखनी। इस प्रकार विदेश नीति की वैचारिक पृष्ठभूमि गांधीवाद, राष्ट्रवाद, उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद व लोकतांत्रिक समाजवाद से प्रभावित रही। यानी कि हमारी जो पृष्ठभूमि वो एक तो गांधी जी के आइडिया से प्रभावित रही है, दूसरा हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उस समय हमने साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी ताकतों का रंग भेद का विरोध किया, तो उससे हमारी प्रभावित रही। तो बाद में भी यही चीज़ें देख सकते हैं हम। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी कि विश्व शांति और संगठन के हम पक्षधर रहे हैं, इसलिए हम यूएन के संस्थापक सदस्य बने। और लोकतांत्रिक समाजवाद की बात रही, हमने भी डेमोक्रेसी और इसको समर्थन दिया, और समाजवाद सबके उत्थान और सबके कल्याण की बात की, तो समाजवादी देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए। ये सब हम आज़ादी के बाद भी भारत की विदेश नीति में देखते हैं। तो ये आपको पृष्ठभूमि में बताना है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आई, आपके उद्विकास कैसे हुआ, ओरिजिन जो था वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का किस तरीके से हुआ आपके। फिर इसके बाद जो है विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की बात आती है। निर्धारक तत्व का मतलब डिटर्मिनेंट्स, यानी कि ऐसे कौन से तत्व है जो विदेश नीति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विदेश नीति मुख्यतः क्या होती है? पहली बात तो यह है, विदेश नीति दो देशों के बीच में या एक देश के अन्य देशों के साथ जो कूटनीतिक संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उनको आपके निर्धारित करती है कि हमें उन देशों से क्या हमारे हित है, समान हित है कि नहीं है, ठीक है, साझा जिसको अपन म्यूचुअल इंटरेस्ट कहते हैं वो है कि नहीं है, अगर वो है तो हम उनको कैसे साथ लेकर चले। तो ये सब चीज़ें तय करने के लिए विदेश नीति बनाई जाती है। अब आपके दिमाग में ये विचार आता है कि भाई विदेश नीति बनाने में कौन से ऐसे फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोल निभाते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे जो मेजर रोल होता है वो नेशनल इंटरेस्ट का होता है। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब हुआ राष्ट्रीय हित। हर देश के कुछ न कुछ हित होते हैं, और वो अपने हितों को साधने के लिए ही दूसरे देशों के साथ जो संबंध बनाता है उनको अपन डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी कि कूटनीतिक संबंध कहते हैं। और विदेश नीति जो है वो एक तरीके से इन चीज़ों की अपन कह सकते हैं कि फाउंडेशन या नींव होती है आपकी। तो भारत की विदेश नीति बनाने में या दुनिया के किसी भी देश की विदेश नीति बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं वो आपके निभाते हैं नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय हित। अब राष्ट्रीय हित कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। जैसे आज आप भी किसी व्यक्ति से बात करते हो, तभी बात करते हो जब आपके कुछ हित पूरे होते हो, वो आपके व्यक्तिगत हित होते हैं। तो उन्हीं लोगों से आप मिलते हो जहाँ पे आपको कुछ फायदा या कुछ चीज़ें नज़र आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी तरीके से जब दो देश आपस में बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, उसको अपन नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब हमारे क्या राष्ट्रीय हित है, तो सबसे पहले आता है भौगोलिक। तो पहली चीज़ तो कोई भी देश राष्ट्र बनता है, ठीक है, तो वहाँ की जो सांस्कृतिक पहचान होती है, और उस सांस्कृतिक पहचान को अपन एक भौगोलिक इकाई के रूप में परिभाषित करते हैं, उसी को अपन राष्ट्र कहते हैं। तो वो भौगोलिक इकाई सामान्यतः तो
देश कहलाती है आपके, या हम राज्य कहते हैं उसको, ठीक है। तो भौगोलिक इकाई सामान्य रूप से तो राज्य कहलाती है। ये मैंने आप लोगों के एक आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादी उदय में राष्ट्र और राष्ट्रवाद की परिभाषा को भी परिभाषित किया है। तो भौगोलिक इकाई राज्य कहलाती है। जब इससे सेंटिमेंट जुड़ जाते हैं भौगोलिक इकाई से, तो अपन उसको राष्ट्र कहते हैं। और कंट्री या देशीयता तो वो होती है जो जीवन शैली होती है, अपन उसको कह सकते हैं। तो हमारी जो ये भौगोलिक इकाई है, यानी इंडिया एक जो स्टेट है और नेशंस के रूप में तब है जब हमारे सेंटिमेंट उससे जुड़ जाते हैं। तो हमारे ऐसे भौगोलिक राष्ट्रीय हित क्या है? भौगोलिक राष्ट्रीय हित अब क्या होंगे? भौगोलिक इकाई यानी कि हमारी जो सीमा है, भौगोलिक इकाई जो है वो आपके जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, वही तय करती है भौगोलिक सीमा को। तो ये जो सीमा है इसकी सुरक्षा सबसे पहला हमारा हित है आपके। और ये जो सीमा है यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी है, भौगोलिक पहचान है, उसको सुरक्षित रखना, ठीक है। और ये आपके स्थलीय भी हो सकती है और समुद्री भी हो सकती है, तो दोनों ही हैं आपके। तो हम पहले तो इनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्लियर होगी बात आप लोगों की, ठीक है। तो 15,200 और लगभग 7500, ठीक है। तो ये हमारी सीमा रेखाएं हैं। तो हम सबसे पहले इनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब जब हम सीमा रेखा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए आपके। तो फिर हम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारते हैं आपके। और इनसे विवाद भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ सीमाएं मिलती है वहां फिर झगड़े भी होते हैं आपके। मैत्रीपूर्ण या तो संबंध हो सकते हैं, या फिर आपके सीमाओं को लेकर तनाव या टेंशन हो सकती है। तो ये हमारी विदेश नीति को तय करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जिन देशों के साथ चीज़ें सुलझाई जा सकती है तो उनके साथ हम सुलझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एनक्लेव का मुद्दा था तो भारत बांग्लादेश ने सुलझाया आपके। जैसे आपके जल संसाधनों को लेकर विवाद था, नदियों के पानी को लेकर विवाद था, तो फिर हमारी जो विदेश नीति है वो इन चीज़ों ने तय की। तो उन देशों के साथ हमारे संबंध क्या हुए? मजबूत हुए, अच्छे हुए, ठीक है। इसी तरीके से आपके नेपाल के साथ हमारे संबंध, भूटान के साथ हमारे संबंध, अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध, और समुद्री देशों में श्रीलंका हुआ, इंडोनेशिया हुआ, मालदीव हुआ, इनमें हमारी जो रुचि है उसका कारण है कि ये हमारे निकट पड़ोसी है जो कि सीमा के पास स्थित है। तो इस वजह से हम इन देशों के साथ आपके जो हमारे संबंध है वो मैत्रीपूर्ण बने रहे, ये चाहते हैं। और जिनके साथ विवाद है तो फिर भारत चीन, भारत पाकिस्तान जो तनाव के मुद्दे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ये तय करती है। तो हमारे राष्ट्रीय हित ये है कि भैया हमारी भौगोलिक सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। जो हमारी एक आइडेंटिटी है जियोग्राफिकल तौर पर, वो एक तरह से अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे। अगर उस पर कोई भी चीज़ होती है तो वो हमारी पूरे सुरक्षा, पूरे हितों को प्रभावित करती है। और वो हमारे पहले भौगोलिक हित है, फिर हमारे सुरक्षा के हित, सामरिक हित है। तो हम चाहते हैं कि वो किस तरीके से सिक्योर है, तो उस दिशा में हम प्रयास करते हैं। तो एक तो चीज़ आपको भौगोलिक हितों में ये ध्यान रखने की, हमारी सीमा रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सुरक्षित रहे, और उसको किस तरीके से अपन सुरक्षित रखते हैं वो सारी बात इसमें आती है। फिर हमारे पास समुद्र है, जैसे हिंद महासागर है, तो हम हिंद महासागर की सुरक्षा चाहते हैं आपके। यहाँ पर भी हमारे भौगोलिक हित है, क्योंकि ये एकमात्र दुनिया में महासागर है जो किसी एक देश के नाम से जाना जाता है, इंडियन ओशन के नाम से। तो हिंद महासागर में हमारे क्या क्या हित हो सकते हैं? तो हिंद महासागर में एक तो हमारे भौगोलिक राष्ट्रीय हितों की बात है सबसे पहले, तो हम इसकी सुरक्षा चाहते हैं आपके। बाकी बात अपन आर्थिक में करेंगे कईयों की, ठीक है। भौगोलिक हित क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो कि दूसरे देशों के पास में लगा हुआ है। तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि उसमें संसाधनों का दोहन हम ही लोग करें, दूसरा उस क्षेत्र में अतिक्रमण ना करे आपके, ठीक है। तो एक तो भौगोलिक हित आपके ये है। फिर आर्थिक रूप से अपन दूसरी बात करेंगे कि हिंद महासागर का आर्थिक महत्व क्या है, सामरिक महत्व क्या है। भौगोलिक रूप से हिंद महासागर का महत्व ये है कि भारत जो है हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इन दोनों मामलों में भारत की स्थिति मजबूत है। तो भारत तटवर्ती देशों में आर्थिक, सैनिक व जनसांख्यिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण
वह शक्तिशाली देश है। तो इसलिए हम जो आपके एक्सरसाइज मालाबार वगैरह ये हम करते हैं दूसरे देशों के साथ, ताकि हम चाहते हैं कि हिंद महासागर सुरक्षित बना रहे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हित यहाँ पूरे होते हैं आपके। इसीलिए हमने IORA बनाया, आपके एक संगठन बनाया हिंद महासागर के तटवर्ती देशों का, जिसको इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कहते हैं। और इसमें भी भारत की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम अपने हिंद महासागर में हितों को सुरक्षित रखने के प्रयास इस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लगभग 23 देश जो है वो IORA में शामिल है, और 46 देश जो है वो हिंद महासागर के तटवर्ती भाग में स्थित है, जिसमें भारत की स्थिति आपकी सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। तो इसलिए हमारे लिए हिंद महासागर की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये भी हमारे भौगोलिक हितों की पूरी पूर्ति करता है। इसी तरीके से हिमालय है, थार का मरुस्थल है, और ये सारे जो चीज़ें हैं आपके, ये आपके सीमांत के तौर पे, एक तो होती है बाउंड्री जो कि जियोमेट्रिकल होती है, और एक फ्रंटियर होते हैं जो कि मध्यस्थ बीच वाले क्षेत्र होते हैं, जिसमें पर्वत होते हैं, मरुस्थलीय भाग होते हैं, जिसको अपन सीमांत के तौर पर कहते हैं। तो ये हमारे सीमांत की भूमिका निभाते हैं, कई देशों के साथ हमारी सीमा तय करते हैं। थार का मरुस्थल जो है वो पाकिस्तान के साथ तय करता है, तो हिमालय जो है वो आपके चीन के साथ हमारी सीमा तय करता है, इधर म्यांमार के साथ हमारी सीमा तय करता है, नेपाल के साथ तय करता है, भूटान के साथ, जम्मू कश्मीर में इधर आप ये पाकिस्तान और इवन अफगानिस्तान का जो POK से लगती हुई सीमाएं हैं, उन सब के साथ हमारी सीमाओं को तय करता है। तो हम चाहते हैं कि इनकी सुरक्षा भी जरूरी है, इन क्षेत्रों की, इन सीमांत क्षेत्रों में भी ऐसी कोई गतिविधियां नहीं होनी चाहिए जो भारतीय हितों के खिलाफ है। तो भारत यहाँ पे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन देशों के साथ छोटे मोटे विवाद होते तो उनको सुलझाने का प्रयास करता है, और जहाँ तनाव है तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो इतनी मजबूत हो कि कोई भी देश आसानी से हमारी सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए ये डोकलाम है, गालवान घाटी के विवाद है, ठीक है, और आपके कश्मीर वाला जो मुद्दा है, अक्साई चीन के भाग है, तो ये इस तरीके से चर्चा में रहते हैं आपके। जो मेन कारण जो है वो आपके ये सीमांत क्षेत्रों का होना है। तो ये भौगोलिक जो हमारे हित है उनकी बात आपने की। तो ये आपके हमारे जो रणनीतिकार है, कूटनीतिज्ञ है, डिप्लोमेट्स है, उनको मजबूर करते हैं कि आप इन चीज़ों की सुरक्षा के प्रयास करो। तो हमारी विदेश नीति में इन चीज़ों को प्रायोरिटी के तौर पर शामिल किया जाता है। इसी तरीके से राजनीतिक हित क्या है? राजनीतिक हित यह है कि भारत जो है वो आपके दुनिया का सबसे बड़ा, जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो हमारी लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, इसकी सुरक्षा जरूरी है हमारे, यानी लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना एक हमारा राष्ट्रीय हित है आपके। अब लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा किससे है? तो लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा है माओवाद से, फासीवादी ताकतें या साम्यवाद, कम्युनिज्म, ठीक है ना, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि और भी जो नक्सलवाद वगैरह है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। ये माओवाद और नक्सलवाद एक ही है। माओवाद कहते हैं चीन में, और भारतीय रूपांतरण है नक्सलवाद। भूमिहीन लोगों का, भूमि धारकों के खिलाफ किया गया संघर्ष माओवाद कहलाता है, और भारतीय रूपांतरण वो है आपका नक्सलवाद है आपके। कम्युनिज्म जो है वो पूंजी के श्रमिकों में, सर्वहारा वर्ग में वितरण की बात करता है आपके, ठीक है ना। तो माओवाद, साम्यवाद, नक्सलवाद और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ये ऐसे खतरे हैं जो हमारे लोकतंत्र के लिए चुनौतियां है। और आज के टाइम में साइबर आतंकवाद या साइबर अटैक, कहते हैं कि EVM मशीन को हैक कर लेते हैं। हालांकि ये सारी आपके फालतू की बात है, लेकिन कहते हैं कि रूस ने जो है अमेरिका में जो चुनाव है उसको आपके मैनेज किया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आप अपन सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो साइबर हमला, ये ऐसी बातें हैं जो डेमोक्रेसी के लिए चुनौती पैदा करती है। तो अब हमारी प्रमुख जो आपके विदेश नीति की डिमांड रहती है कि हम उन देशों के साथ संबंध सुधारें जहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत है, ठीक है। तो उनके साथ संबंध मजबूत करने के लिए अपन विवश होते हैं। तो फिर उन देशों में जैसे USA है, पश्चिमी यूरोप के देश है, फिर ये देश आते हैं आपके। रूस जो है वो आपके समाजवादी था, तो फिर हम
इन चीज़ों का विरोध करते हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती पैदा करती है और फिर इन देशों की तरफ हमें ले जाती है ये चीज़ें। तो हमारी विदेश नीति फिर इस तरीके से तय होती है कि भैया इनसे दूरी बनानी है, इनको रोकना है, तो इनको रोकना है तो इन देशों की तरफ हमें झुकना है, या झुकाव, झुकने का मतलब यहाँ पे उनके आगे झुकने का मतलब नहीं है, झुकना का मतलब हमारी विदेश नीति में इंक्लाइनेशन जो है इन देशों के प्रति होता है, आपके झुकाव होता है। तो आपके राजनीतिक हितों में ये चीज़ आती है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी तरीके से फंक्शन करे और आपके हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उनको किसी तरीके का कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमला हुआ हमारे संसद पे, हमने कहा लोकतंत्र पर हमला, क्योंकि संसद इसका प्रतीक है और ये हमारा सबसे बड़ा राजनीतिक हित है कि हम लोकतंत्र को बनाए रखें, उसको सुरक्षित रखें। ठीक है, तो ये फिर आप किसी तरीके से हमारी संप्रभुता है कि कोई देश हमारे ऊपर कब्जा ना करे, सॉवरेनिटी है, हमारी इंटीग्रिटी है, अखंडता है कि कोई भी देश हमारे किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं करे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को तय करते हैं हम, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो भी आपके संबंध है वो उन देशों के साथ मजबूत हो जो इस तरीके की हस्तक्षेप की बात करते हो, दूसरे देशों पर अनाक्रमण की बात करते हो, शांतिवादी हो, और इसी कारण हम यूएन के मेंबर बने आपके। तो यूएन में हमारी आस्था इसी आपके कारण है, क्योंकि हम भी वैश्विक शांति के पक्षधर है और देशों की अखंडता एकता को बनाए रखने के हम भी पक्षधर है, हम भी लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक है, इसलिए हम ऐसी ताकतों का हमेशा विरोध करते आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था और राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे आदर्श थे उसको भी हम कैसे बचाए रखते हैं आपके। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन के जो हमारे आदर्श थे उसमें कुछ चीज़ें थी जिनका हमने विरोध किया, जैसे रंग भेद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, और साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म का विरोध किया हमने। तो ये हमारी विदेश नीति में चीज़ें देखी जा सकती है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि कश्मीर के मुद्दे को हम संयुक्त राष्ट्र में क्यों लेके गए, क्योंकि हम हमारे जो राजनीतिक आदर्श थे वो ये थे, विश्व शांति के हम पक्षधर थे, हम इसका सपोर्ट कर रहे थे। तो फिर अगर अपन इस मुद्दे को वहाँ पे नहीं ले जाते तो दुनिया हंसती हम पे कि अभी तो तुम बड़ी बातें कर रहे थे और अचानक तुम 3 महीने में बदल गए। तो इस वजह से, क्योंकि हमें भरोसा था कि वहाँ पर हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस समय संयुक्त राष्ट्र महाशक्तियों का एक अखाड़ा बना हुआ था, तो इस वजह से हमें तकलीफ हुई। बाकी हमारे इस निर्णय में कहीं पर भी कुछ भी गलती नहीं थी आपके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो नेहरू जी ने भी खुद ने भी कहा था कि भाई हम तो इसलिए मुद्दा ये लेके गए क्योंकि हमारे आदर्श ये थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि ये महाशक्तियों का अखाड़ा बन चुका, इसलिए उन्हें अपने इस निर्णय पर बाद में अफसोस हुआ आपके। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। आर्थिक हित क्या है, वर्तमान में जो है आपके लो पॉलिटिक्स का बोलबाला है। लो पॉलिटिक्स का मतलब होता है आपके आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, जबकि हाई पॉलिटिक्स का मतलब होता है आपके कूटनीतिक संबंध। तो वर्तमान में जो है दुनिया को लो पॉलिटिक्स चला रही है, यानी कि आर्थिक संबंध जो है वो आपकी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार बढ़े, आपके बाइलेटरल या मल्टीलेटरल। तो हमारा व्यापार बढ़े, इसलिए हम मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं, फ्री ट्रेड एरिया पर, या फिर हम सीपीईसी पे, आप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीज़ों से अपन क्यों जुड़ रहे हैं, या आसियान के साथ, या आपके यूरोपियन यूनियन के साथ, यूएसए के साथ, इवन जिन देशों के साथ हमारे विवाद है जैसे चीन के साथ, लेकिन हमारे आर्थिक संबंध यहाँ पर मजबूत है। तो हर कोई आज के टाइम में चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक फायदा उठाए। ठीक है ना, तो इसलिए अपन राजनीतिक विवादों को साइड में रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक फायदों पर जोर देते हैं। तो ये राष्ट्रीय हित है, क्योंकि किसी भी देश मजबूत तभी होगा जब उसमें तकनीक आएगी, पूंजी आएगी, विदेशी मुद्रा का प्रवाह होगा, विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा होगा, तभी अपन इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग होंगे। तो हर देश जो है वो अब इन चीज़ों पर बल देता है आपके। ठीक है, तो चीन के साथ हमारे आर्थिक संबंध है, सीमा पार व्यापार होता है, लेकिन
कुछ मुद्दे जो है अभी भी नहीं सुलझे आपके। तो हर कोई देश पुरानी जो प्रतिद्वंदिता को साइड में करके और इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देता है। आज जैसे आपकी यूरोपियन यूनियन का व्यापार चीन के साथ ज़्यादा होता है। यूएस और चीन राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी है, लेकिन व्यापारिक मामलों में आपके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार है। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ देख सकते हैं। तो लॉ पॉलिटिक्स का बोलबाला, यानी कि जो आर्थिक संबंध को हर देश मजबूत करना चाहता है, तो भारत भी चाहता है कि वो भी अपने आर्थिक संबंधों को नई दिशा दे, नया डायमेंशन दे। तो जहाँ पर कुछ बहुत प्रतिद्वंदिता थी, इसको भुलाकर हमने आर्थिक आपके मुद्दों को आपके तरजीह दिए। तो ये हमारे इकोनॉमिक रिलेशन की बात है। इसी तरीके से हिंद महासागर को हम सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि भारत का लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से होता है। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए जरूरी है, हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरी करता है, हमारे व्यापार को पूरी करता है। हिंद महासागर में बॉम्बे हाई वगैरह जहाँ पे हमें तेल मिलता है, इसी तरह से अनेक प्रकार के खनिज संसाधन है, मत्स्य संसाधन है और ब्लू इकोनॉमी का जमाना है। तो इन सब चीज़ों के कारण भी हिंद महासागर का आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। इसलिए हिंद महासागर में हमारी भागीदारी महत्वपूर्ण है आपकी। फिर वहाँ समुद्री लूट, डाकू वगैरह, होदियों जो यमन में आपके जाती है वो जहाज़ों को लूट रही है। तो उस समय भी भारत ने वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाकर एक तरीके से हिंद महासागर में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया। तो ये सब राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के प्रयासों में आता है आपके। तो आर्थिक हित आप लोगों के समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं आपके। जितने भी प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, क्योंकि वो देश में पैसा भेजते हैं आपके, या मिडल ईस्ट से हमारे यहाँ खूब सारा रेमिटेंस आता है, तो हम चाहते हैं कि उन देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत रहे। हम एक तरफ इसराइल का पक्ष लेते हैं, लेकिन एक तरफ हम ये भी चाहते हैं कि मिडल ईस्ट के जो मुस्लिम देश है वो हमसे नाराज नहीं हो। तो हम एक तरह से विदेश नीति को बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आर्थिक हितों को पूरा करने का प्रयास माना जाता है। फिर इसी तरीके से सांस्कृतिक हित है हमारे। कल्चरल इंटरेस्ट क्या है? कल्चरल इंटरेस्ट ये है कि हम एक बहुलवादी समाज है आपके, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी या प्लूरल सोसाइटी है भारत की, और यहाँ पे हर धर्म जाति के लोग रहते हैं। तो एक तरह से सामाजिक सद्भावना है हमारे यहाँ। और इसको जो नुकसान पहुंचाती है वो आपके इसी तरह की जैसे नरजातीय संघर्ष है, एथिनिसिटी है। नरजातीयता का मतलब होता है किसी विशेष समूह की सांस्कृतिक पहचान, ठीक है। तो वो अलगाववाद की भावनाओं को ये चीज़ें बढ़ावा देती है आपके। तो ये खतरे हैं, तो हमें इनसे निपटना है। तो इस वजह से हम जैसे आपके अलगाववादी ताकतें चाहे जम्मू कश्मीर में हो चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि वो दबे। और दुनिया में जहाँ पर भी इस तरह की ताकतें किसी देश के खिलाफ काम करती है, तो हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम खुद इन चीज़ों से पीड़ित रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें विदेश नीति को तय करती है। इसी तरह से आपके आतंकवाद है, ये खतरे हैं, ठीक है। सांप्रदायिकता है, या ऐसे संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके जैसे वहाबी है आंदोलन है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। जिहाद है, इस तरह के जो चीज़ें हैं हम उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम भी अमेरिका की तरह कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी या प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, जहाँ पे हर तरह के लोग सामाजिक सद्भावना के साथ रहते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी इस सुरक्षा को, सांस्कृतिक हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये फिर हम एक सॉफ्ट पावर के रूप में हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि दुनिया में हमें एक सांस्कृतिक इमेज जो है हमारी वो मजबूत हो, चाहे वो अध्यात्म के मामले में हो, चाहे वो आपके विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हो। तो ये सारी चीज़ें, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना भी एक तरीके से सांस्कृतिक हितों की पूर्ति करना है, क्योंकि ये हमें एक सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करता है। और ये हमारी एक जो आपके इमेज है, कल्चरल इमेज जो है, वो जिसको अपन सांस्कृतिक छवि कहते हैं, वो आपके दुनिया में मजबूत करने में मदद करता है आपके, ठीक है। भारतीय फिल्में वगैरह, भाषाएं, ये सारी चीज़ें इसमें भी आपके रोल निभा रही है आजकल। तो वो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रीय हितों की बात है। जनसांख्यिकीय हित क्या है? जनसांख्यिकीय हित ये है कि एक तो हमारे जो आपके लोग हैं दूसरे देशों में रहते हैं, अगर मान लीजिए कि वहाँ पर कोई हिंसा हुई, वो फंस गए, तो फिर अपन एयरलिफ्ट करते हैं, हमें ऐसे अभियान चलाने पड़ते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, वो किसी भी देश में हो तो सुरक्षित रहे। जहाँ पर हमारे लोगों का बोलबाला है, तो हमारे संबंध उन देशों के साथ अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं।
फिर हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या, तो इसके आधार पर हम दावा भी करते हैं कि यूएन में हमें स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि हम वर्तमान में तो दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हो चुके हैं। तो ये सारे दावे हम जनसांख्यिकी हितों के आधार पर करते हैं। तो ये हमारे इनकी आपके डेमोग्राफिक जो इंटरेस्ट है उनकी बात है आपके। इसी तरीके से सामरिक हित है, स्ट्रेटजिकल इंटरेस्ट है हमारे। सामरिक हितों में क्या है? सामरिक हितों में यह है कि एक तो मैंने कहा था, यहाँ पर अपन वापस इसको देख सकते हैं, सीमा की सुरक्षा। सीमा की सुरक्षा के लिए हमें आपके, क्योंकि हमारी सीमा इतनी बड़ी है, चाहे समुद्री हो या स्थल हो, तो फिर हमें समझौते करने पड़ते हैं। तो सैन्य समझौते करने पड़ते हैं हमें दूसरे देशों के साथ, डिफेंस एग्रीमेंट, और हमें रक्षा उपकरण खरीदने पड़ते हैं, जैसे एडमिरल गोर्स्को, विक्रमादित्य हुआ, आईएनएस। तो हमें ये सारी चीज़ें क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी समुद्री सीमा जो है वो आपके सुरक्षित रहे। ठीक है, तो हम सैन्य समझौते करने के लिए बाधित होते हैं। तो इसलिए आज अमेरिका, रूस, इजराइल जो है ये बड़े सप्लायर की भूमिका निभाते हैं सैन्य उपकरणों की। तो हमें एक तो ये चीज़, फिर हम चाहते हैं सामरिक हितों की पूरी के लिए यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। तो इसके कई दावे हैं, आर्थिक आधार पर भी है, जनसांख्यिकी आधार पर भी है, राजनीतिक रूप से भी है, और आपके सामरिक हितों के रूप में भी है, ताकि हम अपने हितों को सही तरीके से पूरा कर सके। स्थायी सदस्यता का दावा ये आपके। फिर हम चाहते हैं हिंद महासागर की पूरी सुरक्षा, इसलिए हम जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं आपके। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करते हैं अपन। फिर आपके इसीलिए जैसे चीन की BRI है आपके, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो फिर हमने मौसम प्रोजेक्ट शुरू किया आपके। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति है, तो उससे हम किस तरीके से बच रहे हैं, तो सागर परियोजना हमने शुरू की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस संदर्भ में देख सकते हैं आपके। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो सागर है, आगे अपन इन पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना, या आपके मौसम परियोजना है, नेकलेस ऑफ डायमंड है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट है, इन सब का उद्देश्य क्या है कि हिंद महासागर में हमारे हितों को हम मजबूती दे और दूसरा देश उसमें दखल अंदाजी नहीं करे आपके। ठीक है, तो ये है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि डिएगो गार्सिया में अमेरिका का नौसैनिक अड्डा हटे आपके। ठीक है, इस मुद्दे को हम उठाते हैं, क्योंकि ये डिएगो गार्सिया जो है द्वीप है आपके, जो विश्वत रेखा हिंद महासागर में इसके नीचे यहाँ पे है, और ये द्वीप पहले जो है मॉरिशस का था आपके। मॉरिशस से फ्रांस ने लिया, फ्रांस से ब्रिटेन ने लिया, और ब्रिटेन ने इसको यूएसए को दिया लीज पर आपके। तो अब यूएसए का ये हिंद महासागर में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा माना जाता है। तो यहाँ से ये पूरे इन पे दक्षिण एशिया, पश्चिमी एशिया पे कंट्रोल कर सकता है आपके, मिसाइलों के जद में है ये सारी चीज़ें। तो हम चाहते हैं कि वो इसको, इस क्षेत्र को खाली करे और मूल देश को लौटा दे, यानी कि ये डिएगो गार्सिया मूल देश मॉरिशस को दे दे। इसी तरीके से कोको द्वीप है आपके, जो म्यांमार ने चीन को दे रखा है, और जहाँ पे चीन ने सर्विलेंस बना रखा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी चीनी भूमिका कम हो, और चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल यानी मोतियों की माला वाली जो रणनीति है, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे खत्म हो, जिससे भारत की सुरक्षा को एक खतरा माना जाता है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पे हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारे हित इस तरीके से दुष्प्रभावित होते हैं। तो सामरिक हितों की हम पूर्ति करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, चाहे वो स्थल युद्ध अभ्यास हुआ, चाहे आपके समुद्री अभ्यास हुआ, एक्सरसाइज हुई, ठीक है, इससे टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है और हम एक दूसरे की वॉर टैक्टिक्स को जान पाते हैं, और दोनों की सामूहिक प्रेजेंस होती है, तो तीसरी शक्तियों को भी एक तरीके से वो चुनौती है। फिर यहाँ नारकोटिक्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आपके प्रसार, ये सारी चीज़ें रोकना भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो चुका है हिंद महासागर में। तो ये हमारे सब सामरिक हितों की बात है आपके। तो सामरिक हितों को हम इस तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके से तकनीकी हित है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम चाहते हैं कि हमें अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, तो फिर हमारे संबंध जो है वो इजराइल के साथ, पश्चिमी देशों के साथ, जैसे अपन राफेल लेके आ रहे हैं, तो ये इन देशों के साथ हमारे संबंध
को और मजबूत करने में मदद करते हैं। तो वो तकनीकी हितों की पूर्ति के लिए हमें उन देशों से संबंध सुधारने पड़ते हैं। सामरिक हितों के लिए भी हमें, जो अब चीन के जो भी आपके प्रतियोगी है, जैसे पिवोट ऑफ एशिया यूएस की पॉलिसी है, तो हमें उन देशों से अपने संबंध मजबूत करने होते हैं। क्वाड्रिलेटरल की बात हमने इसीलिए की है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और भारत ने, ताकि हम चीनी प्रभाव को हिंद महासागर और एशिया पैसिफिक में बढ़ने से रोक सके। तो ये सारे मुद्दे जो है वो आपके राष्ट्रीय हितों की बात है। तो राष्ट्रीय हित जो है, मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से विदेश नीति को बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होती है जो विदेश नीति को तय करती है राष्ट्रीय हितों के अलावा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण कैसे, जैसे आपके 1945 के बाद शीत युद्ध का कोल्ड वार शुरू हुआ आपके, और दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई, पश्चिमी और पूर्वी गुट। और पश्चिमी गुट जो था पूंजीवादी था, और ये आपके हो गए साम्यवादी। तो दो गुटों में दुनिया विभाजित हुई। तो हम चाहते थे कि हम इस गुटीय राजनीति से दूर रहे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण तो ऐसे ही चल रहा था आपके। शीत युद्ध का अर्थ होता है तनावों का युद्ध, टेंशन का युद्ध, स्नायु युद्ध, या प्रॉक्सी वार, जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता, छद्म युद्ध होता है, उसको अपन बोलते हैं शीत युद्ध। ठीक है, तो फिर हमने एक नया तरीका अपनाया और उसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को ध्यान में रखकर भी हमने विदेश नीति में कुछ चीजें तय किया आपके, जिसमें नाम जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन महत्वपूर्ण माना जाता है आपके, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपके अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में दुनिया में क्या चल रहा है, और हम उस चीज में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। फिट बैठ रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, और फिट नहीं बैठ रहे हैं तो फिर हमें अपनी नई नीति इजाद करनी होती है। तो उसी का ही परिणाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, तो हम गुटों की राजनीति से दूर रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भागीदारी निभाई। गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता, न्यूट्रलिटी नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल अफेयर में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन को बताता है। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में अपन देखते हैं। तो ये सारी चीजें फिर आपके अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में जो भी चीजें हुई, जैसे मुक्त व्यापार समझौते हुए, तो हम भी उसमें शामिल हुए, हमने भी उनके आप भागीदार बने। जैसे इजराइल को बाकी लोगों ने मान्यता दी, तो फिर हमने भी मान्यता दी। फिलिस्तीन का समर्थन जैसे भी बाकी लोगों ने ये करना शुरू किया, तो फिर हम भी उसकी तरफ आए आपके। तो ये सारी चीजें जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय वातावरण यानी जो भी बदलाव आ रहे हैं उसके हिसाब से ये चीजें हैं। जैसे ब्रिक्स है, इब्सा है, ठीक है, इन सब के हम मेंबर क्यों बने। ठीक है, तो वो सब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को बताता है, चाहे वो राजनीतिक हो, कूटनीतिक हो या आर्थिक हो। तो इस हिसाब से भी विदेश नीति जो है नई दिशा लेती है आपके। फिर व्यक्तियों की भूमिका, हमारे यहाँ एक पर्सनैलिटी कल्ट रहा है आपके। ठीक है, विदेश नीति नेहरू की विदेश नीति के नाम से ज़्यादा जानी जाती है, शुरू में 1947 से 64 की। तो व्यक्ति की इतनी ज़्यादा भूमिका रही है कि वो पूरे उसके जो भी आदर्श थे, सारी चीज़ें हम विदेश नीति में पाते हैं आपके। तो हमारे यहाँ व्यक्तियों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, वो भी विदेश नीति को तय करते हैं। ठीक है, अब नेहरू जी जैसे समाजवाद से प्रेरित थे, तो समाजवादी देशों के साथ उनके संबंध अच्छे रहे। ठीक है ना, तो इस तरह के विचारों के प्रभाव देख सकते हैं। फिर इंदिरा जी की विदेश नीति, मोरारजी की विदेश नीति, पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति, अटल बिहारी वाजपेयी जी की विदेश नीति, मनमोहन जी की विदेश नीति और मोदी जी की विदेश नीति, अभी तक जो है ये चीज़ें भी हमारी विदेश नीति में निर्णायक भूमिका निभाती है। और इनकी विदेश नीति की क्या विशेषता थी, उनकी डिस्कशन अपन आगे करेंगे इसी में। ठीक है, तो व्यक्तियों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। फिर मीडिया और अन्य दबाव समूह, जैसे मान लीजिए कोई घटना होती है तो मीडिया में उसको लेकर बातें छपती है। जैसे हमने श्रीलंका में शांति सेना भेजी, वहाँ पे हमारे सैनिक हताहत हुए, तो पूरे मीडिया में विरोध होना शुरू हुआ, तो फिर हमें सेनाएं वापस बुलानी पड़ी। तो ये एक तरह से प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं मीडिया भी। फिर कई बार जैसे आपकी गठबंधन सरकारें होती है, जैसे एक बार हमने राष्ट्रमंडल की बैठक में श्रीलंका में हो रही थी और भारत ने उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि तमिलनाडु की गठबंधन दल ने जो है विरोध किया था कि श्रीलंका में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ तमिल लोगों पर अत्याचार हो रहा है आपके। तो ऐसे आपके ये जो है प्रेशर ग्रुप होते हैं, जहाँ गठबंधन सरकारें होती है तो वहाँ पर कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं, वो प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं आपके, जो कि श्रीलंका के मामले में अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके प्रेशर ग्रुप में आते हैं। इसी तरह से उद्योगपति, पूंजीपति भी प्रेशर ग्रुप की भूमिका निभाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे संबंध
पश्चिमी देशों के साथ ज़्यादा हो, पूंजीवादी देशों के साथ अच्छे हो। तो ये सारी चीज़ें भी विदेश नीति में रोल प्ले करती है आपके। और लास्ट में जो विदेश मंत्रालय हमारा, क्योंकि वहाँ कूटनीतिज्ञ बैठे होते हैं, तो वो भी आपके इन चीज़ों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर जो भी इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं, हमें आज सूचनाएं मिलती है, तो वो सारी चीज़ें भी आपके इस चीज़ को डिसाइड करती है। तो ये सब चीज़ें हैं, घटक है, जो कि विदेश नीति को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये निर्धारक तत्व थे भारत की विदेश नीति के। अब हमारी जो विदेश नीति है वो किस तरीके से विकसित हुई, अपन इसकी बात करते हैं आपके। ठीक है, तो देखो नेहरू जी की विदेश नीति सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो उन्होंने एक तो स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति पर जोर दिया, जो कि आज़ादी से पहले भी वो इसी चीज़ पर बल दे रहे थे आपके। जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, चाहे वो त्रिपुरी अधिवेशन हो, मैंने बात की थी, तो नेहरू जी की एक आपके इस पे ज़्यादा फोकस था कि हम किसी भी पश्चिमी हो चाहे पूर्वी हो, किसी गुट के शिकार ना हो, और हमारी विदेश नीति है वो स्वतंत्र और स्वायत्त होनी चाहिए। दूसरा, आर्थिक विकास पर बल, क्योंकि अंग्रेजों ने 190 साल तक हम पे शासन किया और आर्थिक रूप से वो हमें बिल्कुल कमज़ोर करके चले गए। तो उनकी कोशिश ये थी कि हमें गुटिया राजनीति से तो दूर रहना है, लेकिन दोनों पक्षों से हमें आर्थिक सुविधा हासिल करनी है ताकि हम देश का आर्थिक विकास कर सके। तो आर्थिक जो हित थे, राष्ट्रीय हित थे, उन्हें पूरा करने पर ज़्यादा बल दिया गया आपके। फिर इसी तरीके से अफ्रो एशियाई एकता पर बल था, क्योंकि भारत ने उपनिवेशवाद, रंग भेद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, और हम खुद इसके शिकार थे। तो हमारी ये कोशिश थी कि अफ्रीका में, एशिया में, बाकी जगह पर जिस तरीके की ये चीज़ें हैं, रंग भेद या आपके साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद, तो हम उनका विरोध करें और एशिया और अफ्रीका के एक नेतृत्व के रूप में, यानी नेता के रूप में हमारी भूमिका मजबूत हो। इसलिए हमने दिल्ली में 1948 में सम्मेलन बुलाया, फिर बांडुंग में हुआ 1955 में, उसमें भी हमने भागीदारी की, और बाद में वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का आधार बना। तो वो सारी चीज़ें अफ्रो एशियाई एकता पर जोर देने की बात है। पड़ोसियों के साथ भी हम चाहते थे कि हमारे संबंध मधुर रहे। हाँ, हमारे साथ विश्वासघात जरूर हुआ चीन के मामले में, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे आपके संबंध जो है वो मजबूत रहे, क्षेत्रीय एकता और अखंडता का हम सम्मान करें और अनाक्रमण के सिद्धांत पर रहे। तो इसी का ही प्रयास था कि 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए, चाउ एन लाई ने और नेहरू जी ने किए आपके। और इसके जो मूल सिद्धांत थे वो थे, पहला तो था हस्तक्षेप, यानी कि हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अखंडता, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे, यानी कि किसी की सीमा को एनक्रोच नहीं करेंगे। अनाक्रमण यानी आक्रमण नहीं करेंगे। समानता व मित्रता के साथ हमारे संबंध रहेंगे, जिसमें कोई ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगी। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात थी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये पंचशील जो था सिद्धांत था आपके। ये पंचशील का जो कॉन्सेप्ट है छांदोग्य उपनिषद से लिया हुआ माना जाता, फिर बौद्ध धर्म में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और हम इसको यहाँ पर भी देखते हैं। लेकिन फिर चीन के साथ तिब्बत के मुद्दे पर जो है आपके संबंध हमारे 1959 में तनावपूर्ण होने शुरू हुए, और आखिर में उसका जो परिणाम निकला वो भारत चीन युद्ध के रूप में निकला। फिर हमारी जो नीति थी वो गुट निरपेक्षता की नीति थी, कि हम गुटिया राजनीति से दूर रहकर आपके अपना विकास करना चाहते थे, क्योंकि अगर हम इस गुटिया दलदल में फंसते तो हमारी जो नई नवेली आज़ादी थी उससे भी हो सकता हमें हाथ धोना पड़ता, क्योंकि ये जो शक्तियाँ थी आपके अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, जो भी इनके दायरे में आया तो वहाँ पे विस्तार ही हुआ, और इन लोगों ने पूरा उन देशों को एक तरीके से पंगु बना कर रखा। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारी जो संप्रभुता है हम उसको किसी भी कीमत पर वापस खोए, इसलिए हमने इस नीति को अपनाया। और फिर हम चाहते थे कि हमारा विकास भी हो, तो हमने दोनों गुटों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की, और उसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी रहे हैं आपके। ठीक है, फिर यूएन को शक्तिशाली बनाना, भारत ने, क्योंकि भारत एक संस्थापक सदस्यों में से था, तो हमारी ये शुरू से कोशिश रही कि यूएन एक मजबूत संगठन के रूप में उभरे और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाए। इसलिए हमने, जैसे कोरिया का मामला हुआ तो भारत ने उसमें समर्थन किया यूएनए का,
शांति के लिए एकता का प्रस्ताव पारित करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है आपके। और इसी तरीके से जैसे इजराइल फिलिस्तीन के झगड़े हुए तो वहाँ पर भी भारत ने यूएन का सपोर्ट किया और हमने शांति रक्षा सेनाएं भेजी आपके, पीस कीपिंग फोर्सेज जो है भारत ने भेजी, और सबसे ज़्यादा भेजने वाला भारत ही माना जाता है आपके। हमारा खूब सारा पैसा बकाया है यूएन पर इस मामले में आपके, क्योंकि हमने खूब सारे मिशन जो है भेजे हैं आपके, हर जगह पे काम किया हमारे मिशन ने, चाहे अफ्रीका हो, चाहे कोसोवा हो, चाहे सर्बिया और कोसोवा की जो लड़ाई हो वहाँ पे, ठीक है, चाहे पूर्वी एशिया में हो, ठीक है, हमारे जो मिशन है हर जगह मौजूद रहे हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें नेहरू जी की विदेश नीति में अपन देखते हैं, ठीक है। और हमने तीसरी दुनिया के नेतृत्व, तीसरी दुनिया यानी जो पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों गुटों से अलग थी, जो गुट निरपेक्ष थे उनको उस समय तीसरी दुनिया कहा जाता था। अब तो अल्प विकसित देशों को कहते हैं, विकसित, विकासशील और लिस्ट डेवलप्ड तीसरी दुनिया कहलाते हैं। उस समय तीसरी दुनिया वो थी जो दो गुटीय राजनीति से अलग रही थी, तो उसका एक तरह से हमने नेतृत्व किया और दुनिया में हमारा कद, भारत को लोग बहुत जल्दी ही आज़ादी के बाद जानने लगे कि हम भी एक कोई शक्ति है। तो उसका सिर्फ कारण ये था कि हमारी स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, फिर शास्त्री जी आए तो उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ आपके, ठीक है, 65 का, और फिर हमने ताशकंद समझौता किया आपके, और उसमें रूसी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही आपके, ठीक है ना। और इस समझौते के तहत जो है जो इलाके जीत लिए गए थे वो वापस लौटाने की बात हुई थी आपके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं। फिर इंदिरा जी आई और वो उनके जो टेन्योर थे वो दो थे, एक तो आपकी 66 से 77 और 80 से 84, बीच में मोरारजी की सरकार आती है। इंदिरा जी जो चाहती थी कि एक आक्रामक विदेश नीति का उन्होंने अख्तियार की, और वो चाहते थे कि भारत की जो इमेज है वो आपके शांतिवादी के साथ साथ, अगर कोई देश गलती करता है तो उसके साथ एक आक्रामक देश की भी आपके इमेज बने। तो इसके लिए उन्होंने परमाणु परीक्षण किया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में भी ऐसी खबरें थी कि उसके पास परमाणु तकनीक आ चुकी है और चीन परमाणु परीक्षण कर चुका था, और हमारे दोनों दुश्मन देशों के साथ जो है पास में परमाणु हथियार होने की संभावना थी। चीन के पास तो पुख्ता थी, पाकिस्तान के पास भी संभावना थी। तो इसलिए एक मिनिमम डिटेरेंट के तहत, यानी कि न्यूनतम प्रतिरोधकता के तहत हमें भी परमाणु परीक्षण करना पड़ा, और पोखरण में हमने 1974 में परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। और अब परमाणु परीक्षण के कारण अब दूसरी जो भी परमाणु शक्तियाँ थी वो अब भारत पर आक्रमण करने का सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि मिनिमम डिटरेंस था। और अगर मान लो वो हम पे करते हैं युद्ध भी या आक्रमण करते भी है तो म्यूचुअल एश्योर डेथ, MAD का कॉन्सेप्ट काम करता है, फिर सबका ही सामूहिक विनाश होता है। तो इस वजह से फिर भारत और चीन के बीच में हम टकराहट नहीं देखते हैं बड़ी, ठीक है ना। तो वो मेन कारण था ये आपके। और पाकिस्तान के साथ भी फिर हम प्रत्यक्ष युद्ध नहीं देखते हैं, क्योंकि 72 में, 72 में वो लास्ट था। अब परमाणु बम होने के कारण वो लोग डरे, और इसके बाद फिर प्रॉक्सी वार जो है वो आपके सद्म युद्ध जैसे कारगिल वगैरह में वो करने लगा, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध की संभावनाएं इन परमाणु हथियारों ने खत्म कर दिया आपके। फिर बांग्लादेश की मुक्ति दिलाई, ठीक है, और वहाँ पे अपनी सेना भेजी और उसको आज़ाद करवाया। तो इस तरह की जो कार्यवाही थी, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें ये दर्शाती थी कि हम शांत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर है, हमारे पास ताकत है, और अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उस ताकत का पूरी जोर से इस्तेमाल करेंगे, और उसका नतीजा था ये। और शिमला समझौते में आप सभी को पता है क्या हुआ। फिर हमने सोवियत संघ के साथ भी मैत्री की स्थायी संधि बनाई 1971 में, और वो संधि हमारे इस युद्ध में बहुत ज़्यादा काम आई। जब अमेरिका ने हमारे खिलाफ नौसैनिक बेड़ा भेजा तो सोवियत संघ ने उसको काउंटर बैलेंस किया आपके, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, और आतंकवाद खालिस्तान को एक मैसेज दिया कि भैया इस तरह की हरकतें हम हमारे देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। फिर सोवियत मैत्री संधि की बात हो गई, और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, जिसकी वजह से आज हम टिके हुए हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि हमने PL समझौता किया था अमेरिका के साथ, और उन्होंने ऐसे गेहूं दिए थे कि 2 जने खींचते थे तब जाके रोटी टूटती थी, इंदिरा गांधी ने, और हमारे देश के स्वाभिमान को चोट पहुंची, और हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, और आज हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि खाद्यान्नों के निर्यात तक बनकर उभरे हैं। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है आपके। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इन चीज़ों के कारण हम कॉन्फिडेंस जो हमारा
बुलंद हुआ आपके इंदिरा जी के समय भारत देश का। ठीक है, तो उसके पीछे उनकी ये नीतियाँ जिम्मेदार रही आपके। फिर मोरारजी आए तो उन्होंने जो गुटनिरपेक्ष नीति है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया और वास्तविक गुटनिरपेक्षता पर बल दिया। वास्तविक गुटनिरपेक्षता का मतलब था, क्योंकि इस समय ऐसे दुनिया में भारत पर आक्षेप लगाए जाने लगे कि भैया तुम सोवियत संघ के ज़्यादा नज़दीक हो, तो फिर अब हमने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सुधार कर इसको बैलेंस करने का प्रयास किया। हालांकि वाजपेयी जी पहले विदेश मंत्री थे 1962 के बाद, जो चीन की यात्रा करके आए थे, वो भी इसी समय की बात मानी जाती है। ठीक है, और चीन के साथ संबंधों को ठीक करने का प्रयास किया। अब चीन जो था वो सोवियत संघ को छोड़कर पश्चिमी खेमे में जा चुका था और उसने वाशिंगटन, पीकिंग, रावलपिंडी दूरी बना ली थी। एक तरीके से ये भी भारत के हितों के खिलाफ था, तो काउंटर बैलेंस करना जरूरी था। फिर 1984 से 96 तक जो हमारी विदेश नीति रही, उसके महत्वपूर्ण पड़ाव क्या थे? एक तो श्रीलंका में शांति सेना हमने भेजी, एलटीटीई और श्रीलंकाई सरकार के बीच में शांतिपूर्ण समझौता हो और उस जाफना में जो भी मुद्दा है उसका आपके समाधान निकले। लेकिन ये हमारे ही खिलाफ गया और हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे उनको आपकी उनकी हत्या भी एलटीटी वालों ने ही कर दी आखिर में। ठीक है ना, और इससे भारत की थोड़ी सी इमेज आपके दांव उस पर थोड़ा सा बट्टा लगा कि श्रीलंका में जो है हमने हमारे सैनिक गंवा दिए। ठीक है ना, फिर चीन यात्रा की राजीव गांधी जी ने 1988 में, यानी कि चीन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री 62 के बाद राजीव गांधी जी थे और पहले विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि मोरारजी के समय गए आपके। और चीन के साथ अब हमने हमारे विवादों को सुलझाने का प्रयास किया और इसका आखिरी परिणाम ये हुआ कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना जो सीमा संबंधी विवाद को सुलझाने का प्रयास करने लगा बाद में। तो ये आपकी यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण रही। फिर एलपीजी मॉडल और विदेश नीति में हमारे बदलाव आए। 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो नरसिम्हा राव सरकार थी उस समय, तो हमने पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू किया, क्योंकि जो सोवियत उत्तराधिकारी था रूस, उसके पास इतने आर्थिक संसाधन या तकनीकी संसाधन अब नहीं थे कि वो भारत की सहायता कर सके। तो अब हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी 1991 के बाद आपके। और हमारा जो एलपीजी मॉडल है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके अनुरूप जो है हमें हमारी विदेश नीति डालनी पड़ी। फिर 1992 में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया ताकि हमारे सांस्कृतिक और आर्थिक हितों को पूरा कर सके। यानी कि अब लॉ पॉलिटिक्स जो है 1991 के बाद विदेश नीति को प्रभावित करनी शुरू हुई आपके, और उसमें आर्थिक संबंधों पे, मुक्त व्यापार क्षेत्र, इन चीज़ों पर हमने ज़्यादा जोर देना प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन देख सकते हैं। फिर आपके गुजराल जी प्रधानमंत्री बाद में बने, पहले वो विदेश मंत्री थे, और विदेश मंत्री थे तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया विदेश नीति के तहत जो गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये एच.डी. देवगौड़ा के समय आपके विदेश मंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश है, विशेषकर छोटे, यानी कि पाकिस्तान और चीन को छोड़कर, तो इस सिद्धांत में ये प्रावधान था कि जो छोटे पड़ोसी है उनके साथ हम कोई भी बात करें तो उसमें रेसिप्रोकल अप्रोच, यानी लेन देन का जो अप्रोच है वो नहीं अपनाएं। यानी कि हम एक बिग ब्रदर की तरह उनको एक तरफा सहायता करें, उनसे मांगे कुछ नहीं। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि एक तो ये देश हमें यूएन में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है तो समर्थन करे, दुनिया में हमारी एक अच्छी इमेज बने कि हम छोटे और गरीब देशों के हितों के लिए काम करें, ताकि अफ्रीका और बाकी देश भी यूएन की सुरक्षा परिषद में हमारा सपोर्ट कर सके। तो एक बढ़िया इमेज के लिए हमने गुजराल डॉक्ट्रिन लेके आए, और ये छोटे पड़ोसियों के लिए था, चीन और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी देशों की एक तरफा सहायता करने की बात थी। तो छोटे पड़ोसी देशों का आर्थिक विकास होगा, इससे एक तो ये फायदा होगा, तो इससे माइग्रेशन, जैसे बांग्लादेशी भारत में आ रहे थे, श्रीलंका से भी लोग आ रहे थे, तो वो एक तरीके से रुक जाए तो हमें भी फायदा था। फिर पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव कम होगा, क्योंकि जब हम उनको सहायता देंगे तो वो चीन की तरफ उनका झुकाव कम होगा, उदारीकरण का लाभ भारत को होगा क्योंकि व्यापार वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, और लास्ट में यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा हमारा मजबूत होगा। तो इन सब फायदों को ध्यान में रखकर हमने गुजराल डॉक्ट्रिन लेके आए। इस सिद्धांत में द्विपक्षीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करने और दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी भूमि का प्रयोग किसी अन्य तीसरी शक्ति को नहीं करने देगा, इस पर सहमति हुई थी। हालांकि जैसे चीन की BRI थी तो
खूब सारे देशों में चीन जो है अपनी रणनीति अपनाए हुए है और उन देशों ने अपनी भूमि का इस्तेमाल चीन को करने दिया। वो चीज़ें हो गई, लेकिन इसका उद्देश्य ये था सभी देशों की प्रादेशिक एकता व अखंडता का सम्मान, रेस्पेक्ट किया जाएगा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, यानी कि हस्तक्षेप की नीति। तो पंचशील जैसा ही था, लेकिन पर्टिकुलर आपके पड़ोसी देशों के साथ था, और इसमें जो सबसे अलग करता वो था एक तरफा सहायता देना, रेसिप्रोकल अप्रोच को छोड़ा गया। ये सबसे बड़ी बात आपके गुजराल सिद्धांत की मानी जाती। फिर आपके एमएस जो कृष्णा आए और उन्होंने भी विदेश मंत्री रहे और उन्होंने भी एक डॉक्ट्रिन दिया जो आपके कृष्णा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें यह था कि प्रवासी भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, और इसी का ही आगे जाके परिणाम हुआ कि हमने प्रवासी दिवस मनाना शुरू किया आपके, ठीक है ना। और पीपल ओरिएंटेड विदेश नीति, ठीक है, तो उसमें आपके मेन जो मुद्दा इसमें ये रहा। फिर वाजपेयी जी की विदेश नीति रही 1998 से 2004 तक। एक तो परमाणु परीक्षण वापस करना पड़ा, ठीक है, और दुनिया को, क्योंकि इस समय सीटीबीटी और एनपीटी का इतना दबाव था कि हमें एक स्वतंत्र परमाणु सिद्धांत लाना पड़ा और दुनिया को बताना पड़ा कि भाई हम भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, और ये जो विभेदकारी संगठन है आपके, जो भी व्यवस्था है, मैकेनिज्म है, उसको आप खत्म करो, ठीक है। क्योंकि सीटीबीटी सिर्फ उन 5 देशों को ही परमाणु शक्ति संपन्न मान रही थी, बाकियों के परमाणु कार्यक्रम को मान्यता ही नहीं दे रही थी। तो फिर हमें परमाणु परीक्षण करके दुनिया को ये एहसास दिलाना पड़ा कि हम भी परमाणु शक्ति संपन्न देशों में एक है और हमें भी महाशक्ति के रूप में ट्रीट किया जाए। फिर लाहौर घोषणा पत्र आया 1999 में, और पहली बार पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। बस सेवा, रेल सेवा, इन सब की शुरुआत हुई। हालांकि पाकिस्तान ने तुरंत ही धोखा दिया और करगिल वाला आपके कर लिया कांड, लेकिन पहले जो थी हमारी जो आपकी कोशिश रही वो ये रही। फिर कारगिल में हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, तो फिर पाकिस्तान वापस अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने जो है हमारी संसद पर आतंकी हमला करवाया। तो ये सारी घटनाक्रम आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई मानी जाती थी। यूएसए के साथ हमने 21वीं सदी का घोषणा पत्र, और यही आगे जाके जसवंत तालबोट वार्ता का आपके एक पृष्ठभूमि बनी। हमारे बाड़मेर के जसवंत सिंह जी थे, उन्होंने उप विदेश मंत्री थे आपके अमेरिका के तालबोट, उन्होंने कई दौर की वार्ता की, और क्योंकि अमेरिका भारत के परमाणु परीक्षण करने से नाराज था, तो जसवंत सिंह जी का ऐसा प्रयास रहा कि आखिर में बिल क्लिंटन को भारत आना पड़ा आपके। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, और वही आगे चल के हमारे नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी एनएसएसपी का एक आपके पृष्ठभूमि तैयार होती है, और परमाणु जो है समझौता होता है आखिर में मनमोहन जी के समय। तो वो सारा बैकग्राउंड जो है वो अपन यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से पुतिन भारत में आए, और रूस के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत 2000 में होती है। तो पुतिन 2000 से अब तक चल रहे हैं, आप सोच लो 24 साल हो चुके हैं उनको, ठीक है ना। और वहाँ से कि हर साल एक वार्ता दिल्ली में होगी और एक मॉस्को में होगी, तो अल्टरनेट हमारे भी वार्ता होती है आपके। सामरिक भागीदारी, सामरिक साझेदारी का मतलब होता है कि सुरक्षा के मामले पर, आर्थिक मामलों पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट है, साझा हित है, यानी हमारे विचार एक जैसे है, इसलिए ये सामरिक भागीदारी कहलाती है। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने का प्रयास किया गया, और वहाँ के उप विदेश मंत्री के साथ जो है हमने वार्ताएं शुरू की आपके, और उसके भी कई चरण जो है वो चले आपके, ठीक है ना। और आखिर में नाथुला दर्रा व्यापार के लिए खोला गया। तो ये सारी चीज़ें लो पॉलिटिक्स के महत्व को दर्शाती है, क्योंकि वाजपेयी जी हमेशा से चाहते थे कि चीन के साथ संबंध मधुर रहे। तो 1977 में वो विदेश मंत्री की हैसियत से गए थे, और अब वो प्रधानमंत्री की हैसियत से चीन गए आपके, और एक तरह से सीमाओं को आपके व्यापार के लिए खोला गया, और आखिर में नाथुला दर्रा आपके खुला, और जो सीमा विवाद था उसको सुलझाने के लिए एक उच्च स्तरीय दल बनाया गया। तो ये सारी बातें उस समय देख सकते हैं। फिर मनमोहन सिंह जी की विदेश नीति थी, तो एक तो ब्रिक्स जो है आपके 2009 में ये किटनबर्ग में आया अस्तित्व में, और ब्रिक्स में जो है भागीदारी हमारी मजबूत हुई। G20 में महत्वपूर्ण भूमिका अपन देख सकते हैं, आखिर में उसका रिजल्ट जो है भारत में G20 की बैठक के रूप में सामने आया। यूएसए के साथ हमारा परमाणु समझौता हुआ आपके 1, 2, 3 हाइट समझौता, और यूएसए द्वारा पहली बार यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया गया, ठीक है। तो अब लगभग जो है सारे ही 5 ही आपके देश ये कहते हैं कि भारत की बड़ी भागीदारी होनी चाहिए, इवन चीन भी यही कहता है, ठीक है। कनेक्ट सेंट्रल एशिया व लुक वेस्ट पॉलिसी पर जोर दिया गया। तो पहले मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे,
आपके नरसिम्हा राव जी की सरकार में, तब तो आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी। अब जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लुक वेस्ट पॉलिसी की बात की, ताकि पश्चिमी एशियाई देशों के साथ, ठीक है, मिडल ईस्ट के साथ हमारे संबंध मजबूत रहे। और कनेक्ट सेंट्रल एशिया में जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो रूस को भारत से जोड़ता है, तो इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया। अफगानिस्तान में हमने पुनर्निर्माण कार्य किया और खूब सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया, और डेलराम जारान जैसे हमने हाईवे का विकास किया। आपके बहर बंदरगाह ईरान में हमने रुचि आपके दिखाई, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपन इस समय के दौर में देखते हैं। तो ये सब मनमोहन सिंह जी की विदेश नीति के समय हुआ। फिर 2014 में मोदी जी आए और उनकी विदेश नीति में कई सारी चीज़ें अपन देखते हैं। सबसे पहले थी पहले पड़ोसी, फर्स्ट नेबरहुड, ठीक है, और इसके तहत उन्होंने भूटान की यात्रा की। तो इसमें यह दर्शाना था कि हम पड़ोसियों को तवज्जो देते हैं, चाहे वो पंचशील के सिद्धांत से लेकर हो, चाहे गुजरात डॉक्ट्रिन हो, चाहे वर्तमान में, ठीक है। तो पड़ोसी देश हमारे लिए मायने रखते हैं, ये बात हमने दर्शाई। दूसरा था कल्चरल डिप्लोमेसी, ठीक है, सांस्कृतिक कूटनीति। उसमें जैसे क्योटो वाराणसी के मध्य बौद्ध धर्म बौद्ध सर्किट बनाने की बात, और जापान की यात्रा में भी क्योटो जाना, ये सब चीज़ें इस चीज़ को दर्शाती है। फिर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अभी तक लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इन दोनों में मुख्य अंतर ये था कि लुक ईस्ट में हम सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहते थे, लेकिन अब इसका विस्तार प्रशांत देशों तक हुआ, फिजी तक, सोलोमन तक, एशिया पैसिफिक, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ठीक है। हम पूरे एशिया प्रशांत के क्षेत्रों के साथ हमारे सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसका दायरा जो है वो आपके विस्तारित हुआ। फिर प्रवासियों को जोड़ने पर ज़्यादा जोर दिया गया। जो भी कार्यक्रम थे प्रवासियों के, उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी प्रधानमंत्री जी की अपन देखते हैं। फिर औपचारिक कूटनीति पर बल, ताकि संबंध और मजबूत है, ठीक है। और जो आपके अनौपचारिक, सॉरी, ठीक है ना, तो फॉर्मल डिप्लोमेसी चलती थी, अब अनौपचारिक वार्ता करना, चले जाना, बिना आपके ज़्यादा सूचना के लोगों के बीच में पहुंच जाना, ये सारी चीज़ें। सैन्य सामग्री में आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट लेकर आए, ताकि हमारी विदेशी या दूसरी शक्तियों पर निर्भरता कम हो। और आर्थिक विकास पर बल, एफडीआई को आकर्षित करना। और इसी आर्थिक कूटनीति के कुछ भाग रहे हैं, जैसे कौशल का विकास, मार्केटिंग, तार्किकता, गति, स्केल सुधार, सरलीकरण, आधुनिकीकरण और एकल खिड़की उपाय की रणनीति। ये सारे मुद्दे रहे हैं जो कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर बाधित है, यानी कि हम आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। आर्थिक उदारीकरण, सरलीकरण, कानूनों का सरलीकरण और विदेशी मुद्रा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाह को बढ़ावा देना, ठीक है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर आर्थिक रूप से मजबूत होना, यानी कि जो नेहरू जी की बात थी कि आर्थिक रूप से हमें मजबूत होना, और एक तरह से उन्होंने आर्थिक रूप से मजबूत होने की कूटनीति अपनाई थी, वही इकोनॉमिक डिप्लोमेसी आज भी आपके देखी जा सकती है। तो इस तरीके से पूरा हम कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हैं, ठीक है। फिर 4D मॉडल लेके आए आपके, जिसमें प्रवासी, जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और मांग, इन मुद्दों पर जोर दिया गया है मोदी जी की विदेश नीति में। और हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, उन्होंने कहा है कि हमारी विदेश नीति में जो परिवर्तन है वो इन बिंदुओं के रूप में समझे जा सकते हैं। उन्होंने कुल मिला के 10 बिंदु गिनाए हैं कि एक तो ये है कि समान विचारधारा वाले देशों के साथ मजबूत रिश्ते करना, बड़ी शक्तियों के साथ संबंधों को ठीक तरीके से परिभाषित करना, और क्षेत्रीय तथा वैश्विक पहुंच को विस्तारित करना, जैसे एशिया पैसिफिक तक। जोखिम व लाभ संबंधी गणनाओं पर आधारित व्यवहारिक निर्णय लेना, और अपने कद को बढ़ाने के लिए अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है आपके विदेश नीति में ऐसी नए प्रयोग करना। सैन्य शक्ति के साधनों का उपयोग करने की इच्छा, अगर कोई हमें धमकाता डराता है तो हम इस चीज़ को भी उपयोग कर सकते हैं। रक्षा नीति को अब कूटनीति का मुख्य बिंदु बनाएंगे। अब जो आपके सेना जो है कोई भी इनपुट्स है तो वो डिप्लोमेसी से जोड़ा गया है। आज भी जैसे रक्षा मंत्री जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति है, परिषद है, तो इसमें सबकी भागीदारी को अपन इस हिसाब से देख सकते हैं। व्यवसाय व निवेश अब कूटनीति के मेन केंद्र बन गए, क्योंकि लॉ पॉलिटिक्स अब इतनी हावी हो गई है कि वो विदेश नीति के एक निर्णायक घटक के रूप में आपके। इम्प्लीमेंटेशन को मजबूत करना, सॉफ्ट पावर का रणनीतिक स्ट्रेटजिकल इस्तेमाल किया जाना, इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को
मनाए जाने की भूमिका, या हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उनको इस्तेमाल करना दुनिया में, ठीक है। और प्रवासी कार्ड को और भी प्रभावी ढंग से विस्तारित करना है, ताकि वहाँ की सरकारों पर भी ये एक तरीके से दबाव समूह का कार्य करे और भारत के पक्ष में मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो ये सारी बातें जो थी वो आपको ध्यान में रखनी है। तो भारतीय विदेश नीति का उद्विकास, विभिन्न चरण, ठीक है, किस तरीके से, और निर्धारक तत्वों की जो है वो बात अपन इस क्लास में की। फिर कुछ महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को बता देते हैं कि हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कर रहे हैं 7 जुलाई को एप्लीकेशन पे, और उसमें लगभग 100% तक आपके स्कॉलरशिप दी जाएगी। एक टेस्ट होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे RS प्रीलिम्स के पैटर्न पर, और इसमें जो जितने परसेंटेज लेके आएगा उतने परसेंटेज आपके उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो भी सूचना होगी वो आपको इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया टेलीग्राम का उस पर अवेलेबल होगी, और एप्लीकेशन का भी लिंक है, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। फिर अग्निबाण जो बैच है ये हमारा, इस बैच में स्कॉलरशिप आप लोगों को अवेलेबल होगी, जो 9 जुलाई से हम शुरू कर रहे हैं फाउंडेशन का। स्कॉलरशिप जो है वो केवल फाउंडेशन बैच में लागू होगी आपके, और हमारा जो स्वर्णगिरी बैच है वो आपके 9 से शुरू हो रहा है। ये प्रीलिम्स का बैच है आपके, ठीक है। तो इन बैचेज में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों को और ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि भारतीय विदेश नीति का उद्विकास कैसे हुआ, समझाओ। ये क्वेश्चन आपके 100 वर्ड्स में बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति को किस प्रकार तय करते हैं, या फिर ये आ सकता है कि आर्थिक राष्ट्रीय हित विदेश नीति को कैसे तय करते हैं। तो ये भी 100 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर आपके नेहरू जी की विदेश नीति की विशेषताएं बताओ, मोदी जी की विदेश नीति की विशेषताएं बताओ, या भारत में जो वर्तमान विदेश नीति है वो पुरानी विदेश नीति से किस प्रकार भिन्न है। तो उसमें जो भारत के विदेश मंत्री ने 10 बिंदु बताए हैं उनके आधार पर आप अपना उत्तर लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर क्लास साबित होगी। फिर अपनी एक जो क्लास है जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे, तो वो भी आप लोगों के लिए उतनी महत्वपूर्ण होगी जितनी ये क्लास है, ठीक है। थैंक यू।